चलिए साथियों, शुरू करते हैं। एक 6 क्लास का चैप्टर है ज्योग्राफी का, सौर मंडल में पृथ्वी। ये भी एनसीईआरटी से है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस बात पर ध्यान दे कि सीटेट के एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी से ही सोशल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं और उतने ही आते हैं जितना कि लिखा रहता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। ही थोड़ा बहुत या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं लगा दिया जाता है, स्टेटमेंट्स बढ़ा दी जाती हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है और उसकी लाइनें आपको याद आ जाती हैं तो वहाँ क्वेश्चन कैसा भी आए इजीली हो जाएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी से बाहर बात करना उचित नहीं है, समय की बर्बादी है। तो सीधे आते हैं हम सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसमें आप किताब में पहला चैप्टर है और देखेंगे पहले चैप्टर में ही कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ हैं और 4 से 5 पैराग्राफ में जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से जिक्र है कुछ तथ्यों का, फैक्ट्स का। और वो फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत होती है यहाँ से पूर्णिमा से, फुल मून, लगभग 1 महीने में एक बार। तो एग्जैक्ट लाइन याद रहनी चाहिए कि फुल मून महीने में एक बार आता है और हर 15 दिन में हमको अमावस्या, न्यू मून नजर आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज वो हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। दिन में सूरज की रोशनी अधिक होती है तो इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं। कभी कभी चंद्रमा तो नज़र आता है, लेकिन ये लाइन एग्जैक्ट ऐसे ही याद होनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। एक लाइन का स्टेटमेंट, सीधा सीधा। नेक्स्ट, तारा। तारा क्या है, तारा किसे कहते हैं, तारा से क्या अर्थ है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। आकार इनका बड़ा है और गर्म है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अपनी हीट एंड लाइट, अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। यानी कि खगोलीय पिंड बहुत सारे हैं जो भी चमकते हैं, उसमें चंद्रमा भी आ जाएगा और पृथ्वी भी आ जाएगी। लेकिन फिर उसको हमने क्लासिफाई कर दिया कि भाई जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो तारा कहलाएगा। अब ऊष्मा और प्रकाश के पीछे क्या कारण है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, एमिट। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला जो पोर्शन था हमने फॉर्मल स्टेज पे आ जाएगी, उसकी आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो समझ में आएगा कि इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित, यहाँ से इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, एमिटेड करते हैं, निकालते हैं सूर्य से। जैसे सूर्य की किरणें यहाँ तक आती हैं, सौर ऊर्जा। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो ये एक स्टेटमेंट आपको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसमें तथ्यों को टेस्ट करके हटाते जाते हैं और जो काम का है उसे लेकर हम एंड तक पहुंच जाते हैं, डिडक्ट घटाना। तो यहाँ देखिए, पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड और तारा, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए कि तारा और ग्रह में क्या अंतर है। ग्रह भी एक खगोलीय पिंड है और तारा भी एक खगोलीय पिंड है। और तारे में अपनी ऊष्मा एवं लाइट यानी कि प्रकाश होता है, जबकि ग्रह में ये नहीं होता है। ऊष्मा और प्रकाश का कारण है गैसेस होती हैं और वो गैस परिवर्तित हो रही होती हैं। तो यहाँ उसका जिक्र की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम की उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये आता ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों से आगे कंटिन्यू करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं। बहुत दूर होने की वजह से उनकी ऊष्मा और लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो सूर्य जो हमारे सबसे नज़दीक तारा है, उसकी ऊष्मा और लाइट से पृथ्वी पर जीवन चलता है। नेक्स्ट है नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टलेशन। इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र मंडल क्या है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। हम रात के समय जब आसमान में देखते हैं तो हमें तारों का समूह नजर आता है आसपास। खास करके एक सामान्य तो सप्तऋषि वाला तारा हम
सप्तऋषि आकृति के हमें तारे नजर आ जाते हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण है अर्सा मेजर या बिग बियर, स्मॉल बियर या सप्तऋषि। बहुत इंपॉर्टेंट है नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो तारों में इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत सारी जो दूरबीन हैं उनके द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा रात दिन तारों पर नज़र रखी जाती हैं और विविध प्रकार की आकृतियां हैं। उनमें से कुछ ये उदाहरण हैं। अब प्राचीन काल से ही जब पुराने लोग हैं तो दिशा को पता करते थे इन तारों की सहायता से। तो उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तारा है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं या पोल स्टार कहते हैं इंग्लिश में। ये उत्तरी तारा, उत्तर दिशा यानी कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। और इस खास बात है ये स्टेटमेंट, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, स्थान नहीं बदलता। अगर स्टेटमेंट को बदलना हो तो यह आसमान में हमेशा अपनी स्थिति बदलता रहता है। अगर पोल स्टार के बारे में क्वेश्चन आता है, पोल स्टार जिसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है, यह उत्तरी दिशा में दिखता है और यह अपनी जगह बदलता रहता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो इस पर ध्यान रखें। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप बुक में एक चित्र भी दे रखा है कि एक लड़की जो है वो सप्तऋषि की सहायता से संकेत तारे, उसके जो 2 तारे हैं उनकी सहायता से उत्तर दिशा की ओर देख रही है, तो उसे ध्रुव तारा साफ नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी चमकदार है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सामान्य बातें हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में एग्जैक्ट क्लिक करें, स्टेटमेंट में आए तो आपको इस नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए बुक्स आपके पास हैं, अगर आप जैसा मैं संकेत कर रहा हूँ आपको देखने के लिए, समझने के लिए, अगर आप उस नज़रिए से देख पा रहे हैं तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और अपना जल्दी जल्दी कंटिन्यू यानी कि सिलेबस को आराम से कर सकते हैं। बस मैं आपको एक नज़रिया बता रहा हूँ कि आप किस नज़रिए से किताब को पढ़िए, क्योंकि आना पेपर वहीं से है और मैं इसमें बहुत सारी बातें बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होना है। साथियों अगला इसमें टॉपिक है प्लैनेट यानी कि ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देंगे। एक एक लाइन और एक एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने तारे के बारे में पढ़ा था, स्टार। उसकी एक खास विशेषता थी कि भाई उनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, यानी कि हीट एवं लाइट, हीट एंड लाइट होती है और वो गैसों के ही होते हैं। अब यहाँ ग्रह जो हैं यानी कि आसमान में तारों के अलावा जो खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, उसे हम ग्रह कहते हैं, ग्रह। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैंटाई और प्लैंटाई का मीनिंग होता है परिभ्रमण, चारों ओर घूमने वाला। छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। सौर मंडल में जो सौर परिवार है उसमें सूर्य केंद्र में है यानी कि सूरज का परिवार और 8 ग्रह उसके सदस्य। तो ये 8 ग्रह यहाँ हैं, मरकरी, वीनस, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं और इनके बारे में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को आपको याद करना है। शुरू के ये 4 ग्रह ठोस हैं, जो पत्थर से बने हैं, रॉक से, चट्टानों से बने हैं। इन्हें इनर प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। बुक में एक चित्र दिया हुआ है 1.2 है, तो उसमें साफ साफ नीचे लिखा भी है कि यह सूर्य के नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट। अब बाकी आप 4 ग्रह और देख रहे हैं, ये चट्टानों के नहीं हैं बल्कि ये गैसेस के हैं, गैसेस के गोले हैं। इनमें गैसेस और लिक्विड यानी कि गैस और तरल चीज़ें हैं। इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं, बाह्य ग्रह, और ये काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ध्यान देंगे। शुरुआती 4 चट्टानों से बने हैं, बाकी 4 गैसेस और लिक्विड से बने हैं। एक स्टेटमेंट इसके लिए काफ़ी है। अब
मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है एस्ट्रॉयड की, ध्यान देंगे। साथ में ही जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन 3 ग्रहों में छल्ले भी बने हुए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चित्र के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, किताब में है उसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं, और एक एक पॉइंट को आप सिलसिलेवार अच्छे से करें। जो चित्र है 1.2 उसके नीचे कुछ ग्रहों की जानकारी भी लिखी है, आप उन्हें भी देख लें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आप देखें कि इनका परिक्रमण और घूर्णन 2 गतियां हैं। एक गति है परिक्रमण, यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने की परिक्रमण का समय वो लिखा हुआ है। दूसरा है घूर्णन। घूर्णन का तात्पर्य है अपने ही अक्ष पर उसका घूमना, उसे भी बता रखा है, तो उसका भी समय लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि एक बार ज़रूर उसे पढ़ें, खास करके बुध का। पृथ्वी का सबको पता ही होना चाहिए कि भाई एक दिन 24 घंटे का समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने में, और सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन लिखे ही हुए हैं, और आप इसे अच्छे से याद कर लें। बुध, शुक्र और पृथ्वी और खासकर मंगल, ये 4 ग्रहों का तो आप याद ही कर लें, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो इजीली हो जाए। बाकी जैसा किताब में लिखा हुआ है उस प्रकार आप इस चित्र में ज़रूर देखें। ये चित्र बुक में दे रखा है, और यहाँ नीचे आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, जहाँ आपको फोकस देना है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। इसमें क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, पट्टी है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर ये 3 ग्रह हैं जिन पर ये छल्ले नज़र आ रहे हैं, इन पर भी सर्कल जो है इनको आपको ध्यान रखना है। विशेष बात प्लैनेट किन्हें कहेंगे, क्या विशेषता है? सौर मंडल, सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, और ये हैं वो क्षुद्र ग्रह जो मार्स, मंगल और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब साइड में 3 बॉक्सेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं बॉक्सेस, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ पर पहला जो बॉक्स है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, बच्चों के लिए है वैसे। नेक्स्ट है शब्द की उत्पत्ति। एक शब्द है जो पृथ्वी की आकृति को बताता है, वो शब्द कैसे बना है उस पर बात हो रही है। तो ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। GEO मतलब पृथ्वी, और ग्राफी मीन्स उसका विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो यहाँ एक शब्द से 3 शब्द बन रहे हैं, GEO प्लस जियोलॉजिया पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया पृथ्वी का मापन, और जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो शब्द इस्तेमाल है वह है जियोइड, इसे आप ध्यान रखेंगे। GEOIDES जियोइड्स।
इसका मीन्स है पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी के आकार का। सौर मंडल का मुखिया है सूरज, जिसे आप देख रहे हैं सूर्य, यहाँ चित्र में भी है सन, ये है मुखिया। और ये अपने परिवार के सेंटर में है, केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो रही है और इस परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है और वो एनर्जी हम तक सौर किरणों के रूप में पहुंच रही है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी कि जो अन्य खगोलीय पिंड हैं जो सूरज के चारों ओर चक्र लगा रहे हैं, परिभ्रमण उसका परिक्रमण कर रहे हैं, वो उसके खिंचाव बल के कारण है, खिंचाव बल के कारण है। तो पुलिंग फोर्स है, उन्हें खींच रहा है अपनी ओर। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, सोर्स है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इंग्लिश में ये 150 मिलियन, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और एक बॉक्स नेक्स्ट पेज पे भी दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का समय लगभग लगता है। ये भी एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बॉक्सेस हैं उन्हें आप बार बार देख लें। तो सौर मंडल या सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, उसकी विशेषता आपने देखी, ये उन्हें बांधे रखता है। और बाकी हैं ग्रह, ग्रह हैं यहाँ पर 8। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ अगर चक्कर लगाने को कहें तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है समझना। तो ये जिस रास्ते पर जाते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, उसी रास्ते पर ये चल रहे होते हैं, लेकिन इनके रास्ते को दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार, भाई वृत्त तो है ये गोला, लेकिन ये दीर्घवृत्ताकार इस तरह से हो जाएगा, लंबा खिंच जाएगा ये वृत्त। तो दीर्घवृत्ताकार ये उसका चक्कर लगाते हैं सन का, और इसे कहा जाता है कक्षा। इनकी कक्षा और इंग्लिश में ऑर्बिट, कक्षा कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे। जैसे हम बच्चे निश्चित रूप से कक्षा में आते हैं, विद्यालय आते हैं, तो ऐसे ही सूर्य का ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार। एक वृत्त है लेकिन वो थोड़ा लंबा खिंचता है, लंबा है, तो उसको इनकी कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। मरकरी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज यानी कि 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। बुध के बाद जो नाम है वो है शुक्र का, वीनस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह
शुक्र को पृथ्वी का यानी कि अर्थ ट्विन, इसका क्या कारण है कि भाई इसे जुड़वा ग्रह क्यों कह रहे हैं? एक तो इसका आकार यानी कि साइज एंड शेप, साइज एंड शेप, आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, लगभग पृथ्वी के ही समान है। यहाँ देखें अर्थ के ये इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रहों में 4 ग्रह हैं। अर्थ जो है सूर्य से तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पे शुक्र जिसे वीनस कहते हैं, और फिर अर्थ है। तो अर्थ का जुड़वा उससे पहले आ रहा है और उसकी खास बात यह है कि उसका आकार जो है साइज एवं शेप, साइज एंड शेप लगभग इक्वल है पृथ्वी के। एक और ग्रह था पहले, कुछ समय पहले 2006 से पहले, जब परिभाषा में हम पुस्तकों में पढ़ते थे कि 9 ग्रह हैं, लेकिन हुआ क्या कि भाई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट कहे जा सकते हैं। तो अन्य खगोलीय पिंड में यहाँ एक सीरस कहें, सीरस का जिक्र है, सीरस 2003 UB 313, इसको भी आप कंसीडर करें, यानी कि ध्यान रखें कि बौने ग्रह कौन से हैं। तो यहाँ बौने ग्रह 2 ग्रहों के नाम हैं, और भी हैं। तो उसमें एक तो है 2003 UB 313 और एक ग्रह लिखा है सीरस। क्वेश्चन सिंपल सा इसमें भी आ सकता है। एनसीईआरटी में देखो, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हम पूरा चैप्टर पढ़ के गए, लेकिन एग्जाम में होता क्या है कि सिंपल लाइन, सिंपल स्टेटमेंट्स में हम उसे एग्जैक्ट नहीं समझ पाते, लेकिन जब अगर एक बार हमें आंसर पता चल जाता है, बुक में देख लेते हैं, तो हमें लगता है कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन तैयारी करते समय आप उसकी एक एक बारीकी चीज़ पर ध्यान दें। तो यहाँ बारीकी चीज़ में जो बौने ग्रह हैं या ड्वार्फ ग्रह हैं, उन्हें हम कहेंगे, यहाँ 3 नाम, 2 नाम लिखे हुए हैं। एक है 2003 UB 313 और एक सीरस, और तीसरा नाम है आपका प्लूटो का। तीसरा नाम है प्लूटो का, प्लूटो। ये तीनों बौने ग्रह हैं। 8 ग्रह यहाँ लिखे हुए हैं, बौने ग्रह और भी हैं, लेकिन यहाँ 3 के नाम लिखे हुए हैं, 2003 UB 313, सीरस और प्लूटो। अब क्वेश्चन बनाने को तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, 2003 UB 313 क्या है? सैटेलाइट है, बौना ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। सीरस को भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। अब यहाँ ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है कि भाई प्लूटो क्यों बौना ग्रह है। ये 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई, उस बैठक में तय किया गया कि अब जो आगे इसे जो है बौना ग्रह माना जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है पृथ्वी। हम अर्थ के बारे में अब देखेंगे। अर्थ, पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इंपॉर्टेंट लाइन है, थर्ड तो है, लेकिन आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुव ऊपर की तरफ ध्रुव से थोड़ी सी चपटी है, जैसे संतरे की शेप है, ऐसी नजर आती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब यानी कि जियोइड कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, जियोआइट, GEO, GEOIED, GEOID सिर्फ इतना ही है, GEOID, भू-आप, और इसका मीनिंग है पृथ्वी के समान आकृति, पृथ्वी के समान आकृति। खास बात यह है कि भाई जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः, संभावना है, अब इस वर्ड पर भी ध्यान दीजिए, संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अगर मैं यहां से एक वर्ड हटा दूं, स्टेटमेंट आ जाए जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, केवल, तो अब देखो ये एग्जाम में लाइन आ जाए बिल्कुल सही लगेगी, भाई 8 ग्रह हम तो इसी पे जीवन संभव है, बाकी पे तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में एक वर्ड और लिखा हुआ है, वो है संभवतः, इसे कहते हैं प्रोबेबली। तो प्रोबेबली वर्ड पर आपको ध्यान देना है कि संभावना है, यानी कि केवल इसी पर है, जानते तो हम है ही, लेकिन बाकी पर भी जीवन संभव हो सकता है। अभी रिसर्च का विषय है, खोज जारी है, एक्सप्लोरेशन जारी है। तो इस संभवतः वर्ड में आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। एक स्टेटमेंट, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो उसके लिए उसके ऊपर जो लाइनें हैं पृथ्वी की विशेषताएं बता रही हैं कि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी, पानी और वायु उपस्थित है, जीवन के लिए आवश्यक है, और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, लेकिन इस चैप्टर की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह से क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3, अब इस वर्ड पर भी आपको ध्यान देना है, ये 3/4 या 1/4, इसमें अगर हल्का सा भी परिवर्तन कर दे, हमें मालूम है 2/3 है, लेकिन हम जब एग्जाम बैठेंगे तो दिमाग से एग्जैक्ट चीज़ याद नहीं आएगी, तो इसलिए 2/3 आपको फोकस देना है इस पर, 2/3 पर, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये हो गई पृथ्वी की विशेषता, हमने सन की पढ़ ली, पृथ्वी की पढ़ ली। अब यहाँ चंद्रमा, मून बहुत इंपॉर्टेंट है। मून ध्यान रखेंगे इस चैप्टर का एक एक पॉइंट, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं मून। मून, और ये एक सैटेलाइट है, क्या है, सैटेलाइट। सैटेलाइट जो वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यहाँ केवल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अब बहुत सारे बच्चे तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बताना जरूरी है। ये एक सर्कल है और सर्कल के बीच से एक ये रेखा जा रही है जिसे व्यास कहेंगे, डायामीटर। ये अगर ये आधा यहाँ है, बीचों बीच में है, और फिर इसका आधा करें तो ये आधा, 1/4, तो ये हमारा जो चंद्रमा की शेप है वो लगभग इतनी आकृति है।
इस लाइन पर आपको ध्यान देना है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 4 भाग में से 1 जो वहां बताया गया है। अगर पृथ्वी इतनी है और ये जो छोटा सर्कल है 1/4, ये चंद्रमा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। कितना नज़दीक है जी? यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है और यह है मात्र 3,84,400 किलोमीटर। अब जितना कहा है हमें उतना ही याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है सीटेट में कि भाई सूर्य से प्रकाश इतने समय में आ रहा है। वो लिखा है आपके बुक में एक बॉक्स में, तो उस पर ध्यान देंगे। और सैटेलाइट के लिए भी एक बॉक्स है कि सैटेलाइट है क्या, उपग्रह है क्या। यह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ उपग्रह को, सैटेलाइट को 2 भागों में बांट दिया। एक है प्राकृतिक नेचुरल, जैसा कि मून है, जिसमें इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा है मानव द्वारा निर्मित, मानव निर्मित उपग्रह। यह एक आर्टिफिशियल पिंड है, कृत्रिम आर्टिफिशियल बॉडी है, यानी कि बनावटी है, जिसे इंसान ने बनाया है अपनी बुद्धि से। और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। संचार मीन्स कम्युनिकेशंस। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संचार, संचार वर्ड है कम्युनिकेशन। अगर सिंपल साधारण शब्द में कहूँ तो वार्तालाप, बातचीत। भाई आप फ़ोन करते हैं अपने मम्मी डैडी को, भाई बहन या रिश्तेदारों को, तो वो संचार ही है। किसके माध्यम से हो रहा है? फ़ोन के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ जो सैटेलाइट का यूज़ किया जा रहा है सिग्नल भेजने के लिए और लाने के लिए, टीवी चलाने के लिए या वॉकी टॉकी चलाने के लिए, फ़ोन के लिए, तो जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं और आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करा रहे हैं हमारी, या संदेश पहुंचा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन है, संचार है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि पृथ्वी के ऑर्बिट में इसे स्थापित कर दिया जाता है। बहुत सारे सैटेलाइट, भारत को इसमें महारत है सैटेलाइट भेजने में। आगे देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ सैटेलाइट हैं जो भारतीय हैं। इनसैट, IRS, एड्यूसैट, ये आपको तीनों याद कर लेने हैं। तो ऐसे तो हर साल ही भारत भेजते हैं, भारत भेजता है बहुत सारे सैटेलाइट, अपने देश के भी और बहुत सारे विदेशों के भी भेजता है। तो यहाँ जिक्र जिनका है उतने तो आपको याद रखने ही है। इनसैट, IRS, एड्यूसैट, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक और बॉक्स बना है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें लिखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ध्यान रखेंगे, 20 जुलाई 1969। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि
मेरे पास एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक से ही मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें। तो एनसीईआरटी की मेरे पास 2 बुक हैं, लेकिन एक दिल्ली गवर्नमेंट की है और एक एनसीईआरटी की प्रकाशन की है जो निकलती है, लेकिन दोनों में डेट में डिफरेंस लिखा हुआ है। एक में 29 जुलाई लिखा हुआ है और एक में 20 जुलाई लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक है उसमें 20 जुलाई लिखा हुआ है, तो आप 20 जुलाई पर ध्यान दें। चंद्रमा की और भी खास बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है कि भाई चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये लाइन याद होनी ही चाहिए, हर बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, आ भी चुका होगा ये। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, 27 दिन में। जरा ध्यान दें, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं, लेकिन ये अपने अक्ष पर 27 दिन का समय लगा रहा है। और 27 दिन का समय ही पृथ्वी का भी परिक्रमण करने में लगा रहा है। अब यही रीजन है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का हमें एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे कारण यही है कि अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर जहाँ है वहाँ और अपने साथ साथ घूमते घूमते पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है, दोनों के दिन सेम है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना तो पानी है और ना ही वायु, ना वाटर है ना एयर है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों क्षुद्र ग्रह, सॉरी साथियों, क्षुद्र ग्रह। क्योंकि देखो बीएड और अब सीटेट का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, तो लेकिन जब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पढ़ाने का नज़रिया दूसरा होता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और जो एनसीईआरटी में कीवर्ड्स होते हैं तो उस पर डिस्कस किया जाता है और भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में उसके लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितना है उसी में से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसका चित्र भी दिया हुआ है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो रेड कलर का मैंने बनाया है, मंगल और बृहस्पति, ध्यान रखेंगे, मंगल और बृहस्पति। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। ये जो ग्रह हैं हमारे, इनसे ही ये चट्टानें निकली हुई हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड, ग्रह यानी कि प्लैनेट के ही हिस्से हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। जैसे लाइन दी गई है वैसे स्टेटमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों साथियों, उल्का पिंड। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड हैं, असंख्य छोटे पिंड हैं, लेकिन यहाँ ये छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थरों के, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं।
तेजी से जाते हुए दिखाई देते हैं और एक कभी कभी पूंछ सी भी नजर आती है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। भारत में भी भारत में भी झील बनी हुई है, खासकर महाराष्ट्र में और ऐसे ही अन्य जगहों पर। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यहाँ आसमान साफ हो, खासकर जहाँ वायु साफ है तो वहाँ ये नज़र आ सकती हैं चीज़ें। यह लाखों तारों का समूह है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पट्टी है चमकती हुई नज़र आती है, चमकदार रास्ता सा जाने की, जिसमें बहुत सारे लाखों तारे हैं, उसे हम आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मिल्की वे क्या है या आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों का समूह, लाखों तारों का समूह। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सूरज और उसके 8 ग्रह लाखों ग्रहों का एक समूह है, ग्रुप है, उसका एक हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। गंगा यानी कि रिवर। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। आकाश गंगा एक करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, सिस्टम है। इसका चित्र यहाँ दे रखा है, आप ध्यान से देखें इसे। इस प्रकार के लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। यानी कि यूनिवर्स में लाखों आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा से मीनिंग है गैलेक्सी, तो लाखों गैलेक्सीज हैं और उन लाखों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, और उस मिल्की वे में हमारा सौर मंडल है और उस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से सूरज से तीसरे नंबर पर पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई यूनिवर्स का आकार कैसा है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी यूनिवर्स ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो क्वेश्चन यहीं से है, ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी क्या है और सौरमंडल क्या है, पृथ्वी क्या है। इस पर एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र में एक बच्ची को दिखाया गया है, तो उसको ध्यान से देखें। पृथ्वी, ये बच्ची है पृथ्वी पर और ये पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल आकाश गंगा का हिस्सा है। अब ये आकाश गंगा लाखों हैं, जिसमें करोड़ों तारे हैं, और ये ब्रह्मांड कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, देखने में कैसा है, नहीं पता। अब हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और इसके आगे का, जिसमें ग्लोब के बारे में बताया गया है। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर को रिवीजन करना है अच्छे से, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं अभ्यास के, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं। इन प्रश्नों के आप उत्तर अच्छे से दे लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन यहाँ एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसको हम आगे करेंगे। धन्यवाद।